दोस्तों, एक नौजवान विधवा होती है। विधवा हुए समय करीब 3 साल का वक़्त हो गया था और एक दिन उसके पास वीडियो कॉल आती है और जब वीडियो कॉल आती है, जैसे ही वो रिसीव करती है, तो उधर से जो व्यक्ति बोलता है, वो कहता है कि कैसी हो मेरी विधवा रानी? तो वो महिला हँसकर कहती है कि तुम भी ऐसी बात करते हो, तुमको तो सब पता है। और फिर वो महिला वीडियो कॉल पर ही अपने सारे वस्त्र उतार कर वो एक दुल्हन के रूप में आती है। पहले उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और फिर उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया, लाल साड़ी पहनी, सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना, सारा श्रृंगार करके वो एक-दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और एक-दूसरे के होने की भी बातें करते हैं। कहते हैं कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, जी नहीं लगता, मैं तुम्हारे पास कब आऊँगी? और जब वो एक-दूसरे से ऐसी प्यार भरी बातें कर रहे थे, वो इतने मग्न हो गए थे एक-दूसरे में कि उनको पता भी नहीं था कि कोई तीसरा उनकी ये बातें सुन रहा है। कोई तीसरा उनकी बातें वो सुन रहा है, उनको देख रहा है। उसके बाद वो महिला फ़ोन रख देती है और सो जाती है। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, बहुत ही रोमांचक है और आपको एक सीख देने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन एक नई वीडियो, हर दिन एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोंडा और गोंडा का ही एक गांव लगता है विश्वा जैन। उस गांव में एक परिवार होता है जिसमें 4 बेटे होते हैं और उनके माता-पिता होते हैं। उस गांव में एक लड़की की शादी होती है जो बहू बनकर आती है, जिसका नाम होता है गुड़िया। गुड़िया का पति का नाम होता है रामकरण। और रामकरण अपने भाइयों के साथ काफ़ी खुश था, अपने माता-पिता के साथ काफ़ी खुश था। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था शादी के बाद। गुड़िया और रामकरण एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मौज-मस्ती करते हैं। शादी के शुरुआत दिनों में एक-दूसरे के साथ काफ़ी मौज-मस्ती करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उसके बाद एक-दूसरे के साथ उनकी अनबन शुरू हो जाती है। रोज़ लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक दिन गुड़िया सुबह-सुबह रोते-रोते थाने में जाती है और कहती है, दरोगा साहब से कहती है कि साहब, मेरे पति की हत्या कर दी गई है और उनकी जो लाश है, वो भी नहीं मिल रही। दरोगा साहब कहते हैं कि किसने आपके पति की हत्या की है? वो कहती है कि मेरे जो ससुर हैं और उनके 3 बेटे हैं और उन तीनों चारों ने मिलकर ही मेरे पति की हत्या की है। मेरे पति के 3 भाई हैं और पिता ने मिलकर चारों ने मिलकर मेरे पति की हत्या की है। जब दरोगा साहब गुड़िया को रोता हुआ देखते हैं, बेबस सी लाचार महिला को रोते हुए देखते हैं, तो उन दरोगा साहब तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गुड़िया के साथ वो उसके घर पर पहुँच जाते हैं। और जब वो घर पर पहुँचते हैं, तो तुरंत उनके जो रामकरण था और उसके तीनों भाइयों को और पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। भागने से पहले ही वो उन चारों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और उनको थाने ले जाती है। पूछताछ की जाती है, पर वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम क्यों अपने भाई को मारते? पिता कहता है कि मैं अपने बेटे को क्यों मारता? अगर मारते भी तो उसकी लाश कहाँ है? हमको तो कुछ पता भी नहीं। यह गुड़ जो हमारी बहू है, ये हमको फँसाना चाह रही है। ये सब कुछ अपने कब्ज़े में करना चाह रही है। हमको घर से निकालना चाह रही है। इसीलिए ये सब झूठ बोल रही है और क्या पता इसी ने ही मेरे बेटे का कत्ल कर दिया हो, अपने पति का कत्ल कर दिया हो। पुलिस जाँच-पड़ताल करती है, पर पुलिस को
लाश तक नहीं मिलती। सारी जाँच की जाती है, सारे में जाँच-पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को लाश नहीं मिलती है। उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। जब वो जेल में थे चारों, उनके परिवार वाले आते हैं उनसे मिलने। वो कहते हैं कि तुमने रामकरण को क्यों मारा? तो वो कहते हैं, चारों कहते हैं कि हम क्यों मारते, और अगर हम उसको मारते भी, उसका कत्ल भी करते, तो तुमको पता भी होता, हम तुमको भी बताते, पर हम अपने भाई को, अपने बेटे को क्यों मारते? वो कहते हैं कि तुम गुड़िया पर नज़र रखो, कि देखो वो क्या करती है, कैसे रहती है। जब वो महिलाएँ अपने पति से मिलकर अपने घर आती हैं, तो वो गुड़िया पर नज़र रखना शुरू कर देती हैं। गुड़िया हर समय दिन-रात दिन मोबाइल पर ही लगी रहती, किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करती रहती। उनको शक होता है कि इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इतनी बातें ये किससे करती है, जो रात-दिन इसके पास फ़ोन आते हैं। और एक दिन वो महिलाएँ जो परिवार वाली थी, जिनके पति अपने जेल में थे, वो उनसे मिलने के लिए जाती हैं, और जेल में जब वो मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बहू है, वो कैसी है? ठीक है ना? जिसका पति मर चुका है, वो ठीक है ना? तो वो महिलाएँ कहती हैं कि उसको क्या दुखी है? उसको क्या दुःख है? वो तो बिल्कुल ठीक-ठाक है, मौज-मस्ती कर रही है, अपना पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती है, उसको कोई परेशानी नहीं है। फिर वो जो पुल जेल में मिलते हैं, वो कहते हैं कि तुम उस पर नज़र रखो, क्या पता कुछ सबूत आपके हाथ लग जाए और इनके जो जेल से ये निकल सकें। तो वो जब महिलाएँ अपने घर वापस आती हैं, तो गुड़िया पर नज़र रखना शुरू कर देती हैं, और एक दिन वो रात का समय होता है, करीब 12-1 बजे का समय होता है। जब वो एक महिला उनमें से गेट पर जाती है और खिड़की में से झाँकती है और देखती है कि गुड़िया फ़ोन पर बातें कर रही है, वीडियो कॉल पर बातें कर रही है। उसके बाद वो अपना जो उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, उसको उतारती है और नई नवेली दुल्हन की तरह सजती है, सँवरती है और लाल साड़ी पहनकर सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। लेकिन गुड़िया को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे साथ, किसी को पता भी चल सकता है कि कोई उसको देख भी रहा है। और उसके बाद वो महिला जो उसको गुड़िया को देख रही थी, वो जेल में जाती है और उन जो वहाँ पर दरोगा होते हैं, उनको बताती है कि ये तो बिल्कुल मौज-मस्ती कर रही है और रात को दुल्हन की तरह सजती है, सँवरती है। जब उन पुलिस वालों को शक होता है, तो उनके कुछ समझ में नहीं आता है। वो एसपी साहब से कहते हैं कि साहब ऐसा-ऐसा कुछ ये केस है और लाश का पता भी नहीं चला आज तक, और उसकी जो बीवी है, महिला है, वो किसी न किसी से बातें करती रहती है फ़ोन पर। तो जब पुलिस अध्यक्ष साहब कहते हैं कि उस पर नज़र रखो, उस पर निगरानी रखो और उसके जो फ़ोन है, नंबर है, उसको सीडीआर पर लगाओ। और जब उसका नंबर ट्रैक्स पे लगाया जाता है, ट्रैकिंग पे लगाया जाता है, उसमें पता चलता है कि जो वो व्यक्ति है, वो गुजरात का रहने वाला है। और जब पुलिस गुजरात उसकी खोज में पहुँचती है और जैसे ही उसको देखती है, तो पुलिस भी चौंक जाती है कि ये कौन है? उसके बाद जैसे ही पुलिस उसको देखती है, तो वो रामकरण निकलता है, जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। जिसके हत्या के आरोप में उसके घरवाले, उसके भाई और उसके पिता 3 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। और फिर जब रामकरण को गाँव में वापस लाया जाता है, उसके बाद सब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और फिर उसके बाद रामकरण और गुड़िया से जब सवाल होते हैं, उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया? उसके बाद जब वो बताते हैं कि हमने ये सब अपने परिवार को तोड़ने के लिए किया, अब जो ये हमारी जायदाद है,
उसको अपने कब्जे में करने के लिए किया। और हमने एक प्लान बनाया जिससे कि ये तीनों भाई और पिता ये रास्ते से हट जाएं और सारी जायदाद हमारी हो जाए। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया, पर प्लान कामयाब नहीं हो पाया और फिर उन दोनों पर कार्रवाई की जाती है। कानून को गुमराह करने के आरोप लगाए जाते हैं उन पर और उनको जेल भेज दिया जाता है और उन तीनों भाइयों को और पिता को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। किस प्रकार के भाई होते हैं, किस प्रकार का बेटा होता है जो अपनी बीवी के चक्कर में आकर, अपने लोभ में आकर अपने ही भाई को, अपने ही पिता को जेल में भेज दिया और उन्होंने उसकी हत्या के आरोप में 3 साल तक जेल की हवा खाई। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन एक नई कहानी सुन सकें। नमस्कार।